इस देश का नेता मेरे विचार से आज तक सरकार शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया। समाज के रचनात्मक कार्यों में रत बॉडी को सरकार कहते हैं। हम सबको एक समान शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक जो है गरीब का बेटा अब IAS नहीं बन पाएगा। या स्वास्थ्य के नाम पर हमारे देश के लोगों को उचित व्यवस्था नहीं मिली। रोजगार के नाम पे यहाँ कोई भी भर्ती ढंग से नहीं हो पाई। सड़क इसी फिरोजाबाद में आपको मिल जाएंगी कि गड्ढेदार सड़क मिल जाएंगी। केंद्र का गृह मंत्री का लड़का लखीमपुर में सरेआम गाड़ी को चढ़ा देता है, कुचल देता है। क्या ये सुरक्षा है? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और डीलर लैंडटॉप की चुनाव यात्रा इस समय फिरोज़ाबाद में है। ये है फिरोज़ाबाद का जैन मंदिर चौराहा। पीछे जैन मंदिर का गेट भी है। बात करने के लिए लोग भी हैं और तमाम कहानियाँ भी हैं। और मेरे मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा है, जो मेरे ख्याल से इस जिज्ञासा का शमन जो है इस शहर के वृद्ध लोग ही करेंगे कि शहर के नाम फिरोज़ाबाद, इसकी क्या कहानी है सर? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राधेश्याम यादव। राधेश्याम जी, क्या करते हैं सर आप? मेरा तो ये शोरूम है यहाँ पर। अच्छा, कोई यहाँ पे काम है, शोरूम है आपका? अच्छा। फिरोज़ाबाद कैसे नाम पड़ता है सर इस शहर का? फिरोजाबाद दरअसल में ये फिरोज शाह हुआ करता था, जो अकबर की सेना में सेनापति हुआ करता था। अच्छा। वो ऐसे जा रहा था इधर युद्ध के लिए। अच्छा, ठीक है ना, तो उसने यहाँ पे पड़ाव डाला था ठीक है। अपना रुकने का। तो ये पड़ाव जो डाला था, तो यहाँ पर डालने के बाद उसने फिर जो है ये फिरोज शाह के नाम पे ही फिरोजाबाद बन गया। उसकी मृत्यु भी यहाँ पर हुई थी। ये बगल में वो है कब्र बनी हुई है उसकी, फिरोज शाह का मकबरा बना हुआ है। अच्छा। और ये यहाँ पर ग्लास बैंगल्स का काम है। वो भी यहाँ पर जो है पूरे शायद दुनिया में इतना ग्लास बैंगल्स का काम कहीं नहीं तो हुआ। क्या वो ग्लास बैंगल्स का काम भी मुगलों के समय से ही आया यहाँ पे? नहीं, उसके बाद आया है। ये तो ये यहाँ पर एक उर्मरा पड़ता है शुकाबाद के पास। उर्मरा। हाँ। तो वहाँ के कुछ लोगों ने इसको चूड़ी को शुरू किया था कोटे उद्योग के रूप में, जिनको शीश घर कहते हैं। वो आकर के फिर यहाँ पर ही जो बन गया है उनका शीश घर कहते हैं। शीश घर कहते हैं, उनका नाम ही शीश घर पड़ गया है। शीश घर। हाँ, मुस्लिम में है। फिर धीरे धीरे ये यहाँ पर ग्लास इंडस्ट्री और ग्लास बैंगल्स का भी बन गया है, हब बन गया है ये पूरा। हाँ जी, ग्लास बैंगल्स का और ग्लास इंडस्ट्री का पूरा हब बन गया यहाँ पे। और एक इसका नाम बदलने की जो बात चल रही है वो क्या है सर? नाम बदलने की बात जो चल रही है, यहाँ जमुना जी के किनारे एक राजा चंद्रसेन हुआ करते थे। ठीक है, पहले ये फिरोजाबाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जमुना के किनारे सारे शहर बसे हुए हैं, नदियों के किनारे होते थे। चंद्रसेन का नगर था चंद्रनगर वो। ठीक है, उसके नाम पर ही अब बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि इसका नाम चंद्रनगर हो जाए। पहले इसका चंद्रनगर ही नाम था। जब राजा चंद्रसेन हुआ करते थे, उनकी राजधानी हुआ करती थी ये, तो उसका फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर ही था। जब फिरोज शाह जी आए हुए थे यहाँ पर, तो उन्होंने फिरोज शाह नाम रखा गया। तो आज पुराना योगी सरकार और सब लोग यहाँ के चाह रहे हैं कि पुराना हमारा चंद्रनगर के नाम से ही जाना जाए फिरोजाबाद के लिए। आपको कैसे पता कि सब लोग चाह रहे हैं? नहीं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी आवाज़ भी उठी थी यहाँ से। माननीय मुख्यमंत्री तक गया था नाम चेंज होने के लिए। जो हमारा पुराना नाम है इसका चंद्रनगर, वही दोबारा से चंद्रनगर नाम होना चाहिए इसका। आज भी है चंद्रनगर के अवशेष, आज भी है। वहाँ किला वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर जैन मंदिर भी है। ठीक है, और अपना ये भगवान महादेव जी का मंदिर भी है। ठीक, और अपना दरगाह भी है। किला तो लोग बता रहे थे कि किला एकदम घटिया हाल में है। नहीं, अब मतलब खंडर हो गया ना, खंडर हो गया, जंगल में है, जमुना के किनारे है। तो चम्बल और ये यमुना नदी तो वैसे ही हमारी ये भौगोलिक स्थिति से रही है, थोड़ा उसमें रही है, ये बागियों के उस क्षेत्र में रही है, तो इसलिए वो खंडर हो चुका है। खंडहर हो गया और सरकार ने खंडहर में बने किले को ठीक नहीं किया, ना उसको रिस्टोर किया। नहीं किया, आज तक नहीं किया। यहाँ भी बहुत ऐतिहासिक जगह थी, वो भी खंडर होकर खत्म हो गई। ये नाम बदलना है। नाम बदल जाए, पर्यटन क्षेत्र नाम बदलने से खंडहर ठीक हो जाता तो है। पर्यटन क्षेत्र भी होगा, घोषित हो जाएगा। जो ऐसा है ना, काफ़ी पर्यटन क्षेत्र भी है वहाँ पर। पुराने हमारे बजरंगबली महाराज का भी मंदिर है, भोलेनाथ का भी मंदिर है, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर पुरानी जो राजा चंद्रसेन जी ने लगाई थी। और काफ़ी विकास भी हुआ है यहाँ के द्वारा। अब वो चीज़ें पर्यटन क्षेत्र में घोषित हो तो काफ़ी और विकास होगा। चलिए, तो अब सर ये बताइए कि फिरोज़ाबाद में इलेक्शन होने वाला है। आप तीसरे फेज़ में इलेक्शन है, 20 तारीख को पोलिंग होगी। अभी मेरे ख्याल से लमशम आपके पास, आप लोगों के पास 10 दिन है अपनी राय को पुख्ता करने के लिए।
लेकिन राय पुख्ता करने के पहले आप लोगों में से जो भी हो ये बता सकते हैं हमको, कोई भी हो यहाँ पे, कि फिरोज़ाबाद के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, आपके शहर के, इस विधानसभा के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। अगर आप बाहर की विधानसभा के बारे में बात करना चाहते हैं वो भी बताइए, लेकिन पहले अपने शहर पे और अपने इधर की विधानसभा के बारे में बताइए कि सर मुद्दे क्या हैं जिनको आने वाली सरकार, आने वाला विधायक सॉल्व करे, उसको ठीक करे। मुद्दे तो ऐसे है, लोकल स्तर पे हैं, कुछ केंद्र सरकार के अंडर में है। बताएं सर, सारे बताएं। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं होगा जहाँ पर बस डिपो ना हो। यहाँ बस डिपो नहीं है, लोकल सिटी बस नहीं चलती यहाँ पर, और क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टि से हिंदुस्तान का एक शहर है, यहाँ पर किसी भी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं। और यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में कोई भर्ती, हालांकि कहने को मेडिकल कॉलेज बना दिया है ये नाम के लिए, लेकिन अगर किसी को छींक भी आ जाती है तो कहते हैं आगरा जाओ जी, वहाँ रेफ़र करते। रेफ़र करने में क्या होता है कि बीच में ही आदमी अपना अंतर्धान हो लेता है। तो ये मेडिकल कॉलेज जो बना हुआ है वो किस काम के लिए है भाई? मेडिकल कॉलेज मीन्स पूरी क्राइटेरिया उसने पूरे किए होंगे तभी तो बनेगा ना, और इसको बना भी दिया आपने। लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज बनने के बाद कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो आगरा ना भेजना पड़े आदमी। ये है, जगह हमारे पास ज़्यादा है, सब कुछ है। तो ये समस्या है, और हम चाहते हैं कि कोई विधायक ऐसा हो जो मेडिकल की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, बाकी ये बस डिपो वगैरह बने, लोकल डिपो बने, बस सिटी बस वगैरह का इंतजाम करे। ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है यहाँ पर, ये समस्या। सर आप बताएं, सर आप भी वरिष्ठ हैं। ऐसा है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा। जी रमेश जी बताएं सर। ऐसा है कि अब फिरोजाबाद स्तर की बात छोड़िए, पूरे देश स्तर की समस्याएं हैं। क्या सर बताइए। मुख्य समस्या है यहाँ बेरोजगारी की। बेरोजगारी मेन समस्या है। एक बात और बता दूं कि विधायक हो चाहे सांसद हो, इस देश का नेता मेरे विचार से आज तक सरकार शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया, क्योंकि हर शब्द का अर्थ उसमें नहीं तो होता है। जब तक बच्चा उसका मानी नहीं समझेगा तब तक वो उस पाठ को याद नहीं कर पाएगा। सरकार का अर्थ मैं अपने विचार से बताता हूँ, हो सकता है कि आपको उचित लगे। नहीं बताएं सर, बताएं। सा से समाज, रा से रचनात्मक, का से कार्य, र से रथ। समाज के रचनात्मक कार्यों में रथ बॉडी को सरकार कहते हैं। अब वो समाज के रचनात्मक कार्य क्या हैं जो सरकार को करने हैं? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 स्वरोजगार, नंबर 4 सुरक्षा, नंबर 5 सड़क। तो आप शिक्षा के उसमें देख रहे हैं कि आज का नौजवान जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो बर्बाद हो रहा है। हमारे देश में जो है शिक्षा की इतना महंगा कर दिया, इतनी दोहरी और तहरी प्रणालियाँ अपना दी कि हर गरीब नहीं पढ़ सकता। जबकि आदम गौडवी ने कहा था कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, दोनों को मिले शिक्षा एक समान। तो जब तक ये शिक्षा की ये स्थिति नहीं सुधरेगी, हम सबको एक समान शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक जो है गरीब का बेटा अब IAS नहीं बन पाएगा। वही धन्ना सेठों के लड़के ही IAS बनेंगे। दूसरी बात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को आप देखिए कि स्वास्थ्य के इस सरकार में, पहले भी हुआ होगा, लेकिन इस सरकार में या स्वास्थ्य के नाम पर हमारे देश के लोगों को उचित व्यवस्था नहीं मिली। जैसे कोरोना का कालखंड में लोगों की जानें गई, ऑक्सीजन की कमी में हजारों लाशें गंगा में तैरती दिखाई दी। तो ये जो है स्वास्थ्य के नाम पर ये हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा। जैसा अभी भाई साहब ने बताया तो मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन यह मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं नहीं है। तीसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। स्वरोजगार के नाम पर आप तो खैर आपको अनुभव है भाई, पूरे देश में घूमते हैं। रोजगार के नाम पे यहाँ कोई भी भर्ती ढंग से नहीं हो पाई, हर भर्ती का पर्चा लीक हो जाता है। ये इस सरकार की देन है और घपलेबाजी होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें घपला इतना हुआ कि उसमें ओबीसी और एससी के
हकों को ही मार दिया। अभी जो है आपने बिहार में देखा होगा कि बिहार में पहले तो 2019 में जगह निकली, उन जगह को जो है इम्तिहान नहीं हुआ, इम्तिहान भी हुआ तो उसका रिजल्ट गलत दिया गया। और जब उस अपने हक के लिए लड़के सड़क पे आए तो उन पर लठ बजाए गए। तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अब सड़क आप देखिए, सड़क इसी फिरोजाबाद में आपको मिल जाएंगी कि गड्ढेदार सड़क मिल जाएंगी। अब भी जब सुरक्षा जो है, सुरक्षा भी मेरे ख्याल से, मैं तो प्रदेश और देश की बात करिए, सुरक्षा क्या है जब यहाँ एक केंद्र का गृह मंत्री का लड़का लखीमपुर में सरेआम गाड़ी को चढ़ा देता है, कुचल देता है, क्या ये सुरक्षा है? अंकल जी क्या करते हैं आप? अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ। क्या पढ़ाते थे सर? जी नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर था। हाँ? डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर था मैं। ऑडिट अफसर थे? ऑडिट अफसर। क्या ऑडिट करते थे सर? ये कोऑपरेटिव और पंचायत का ऑडिट करता था मैं। क्या फंड्स की ऑडिट करते थे, उनके हिसाब किताब? कोऑपरेटिव संस्था और पंचायत, ग्राम पंचायत से लेके जिला पंचायत, और कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके कोऑपरेटिव बैंक, इनका ऑडिट करता था। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक का भी करते थे? कोऑपरेटिव बैंक तो लेकिन आरबीआई के अंडर है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर। कोऑपरेटिव बैंक देखिए, वहाँ बैंकिंग एक्ट 1949 भी लागू होता था और कोऑपरेटिव एक्ट 1965 भी लागू होता था। लेकिन अभी 2-4 साल से, यानी 2004 से, इसमें कुछ नेतागिरी ऐसी घुसी कि कोऑपरेटिव बैंकों का ऑडिट हमारे विभाग से निकाल करके अब वो सीए से कराते हैं। और मेरे ख्याल से सीए से ऑडिट कराना उतना अच्छा नहीं है जितना हमारा डिपार्टमेंट। सर, आप लोग इतना ऑडिट किए हैं जी, क्या गड़बड़ी मिलती थी आप लोगों को? सरकारी विभागों में, सब में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में, पंचायतों में क्या गड़बड़ी मिलती थी? मैं बताऊं। और मतलब ना, मैं ये सवाल पूछने का अपना लालच बता दूं आपको, जी, जी, मैं जी। अपना स्वार्थ बता दूं। जी, ये वीडियो जो देखेगा ना, जी। उसके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि किसकी सरकार के समय ज्यादा गड़बड़ी मिलती थी आपको? अब सरकार का तो बुढ़ापा है, मुझे याद नहीं किसकी थी। आप साल बताइए। हाँ, मैं बताऊं आपको, गबन मिलते हैं संस्थाओं में। जैसे हमने फर्जी लोन दिया, लोन आपके नाम हमने कागज में चढ़ा दिया और उस लोन जो है खास लाभार्थी था उसको नहीं मिला। इसका उदाहरण मैं बताता हूं, मैंने उसका ऑडिट किया है। कब की बात है? ये सन 84-85 की बात है। अच्छा। ये यहाँ पर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फिरोजाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हाँ, फिरोजाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गठित हुआ था, हाँ। जिसका गठन करने वालों ने अपना उसका गठन किया। उसका पहला ऑडिट मैंने और एक विजय सिंह यादव जी थे हमारे साथ, हम दोनों की पार्टी थी, उसने ऑडिट किया। तो हमने देखा, क्योंकि मैं इधर का लोकल रहने वाला, तो मैंने अपनी साइकिल से ऑन स्पॉट जाके वेरिफिकेशन किया लोन का। 25-25 हज़ार लोन स्पेलर के लिए, चक्की के लिए दिए हैं, लेकिन ऑन स्पॉट न चक्की लगी है न स्पेलर लगा है। और उसकी मैंने रिपोर्ट की, और रिपोर्ट करने के बाद जो भी समस्या मेरे सामने आई, मेरा पेपर में भी, यहाँ एक पेपर है दैनिक सच क्या है, उसने मेरे खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। जब मैं वहाँ उनके पास गया तो मैंने कहा, भाई ये बताइए आप कि आपने इसका वेरिफिकेशन किया? तो बोले कि नहीं। क्या रमेश चंद्र वर्मा आप ही हैं? मैंने हाँ मैं ही हूँ। तो उनने मुझसे पूछा कि आप प्रतिवाल लाए हैं? मैंने कहा लाया हूँ। तो क्या आप भी पैसे दीजिए, उनने भी पैसे दे के निकलवाया था। आप भी पैसा दे के निकलवा पैसा दे के, तो मैंने कहा ऐसा है महोदय। अच्छा सर, ये बताइए, ये बताइए, अब वही सवाल का जवाब दे दीजिए कि किस सरकार में आपको लगता है काम ज्यादा हुआ? आपका जो सरकार की आपने परिभाषा दी है, उन पैमानों पे कौन सी सरकार सही उतरी? इस सरकार सही उतरी कि पिछली वाली सरकार सही उतरी? केंद्र के स्तर पे तो बाद में बात करिएगा, पहले राज्य के स्तर पे। ऐसा है, मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि सरकार शब्द का अर्थ समझ जाते नेता। सभी सरकारों में, किसी में 19, किसी में 20, किसी में, मतलब किसी में मामला किसी में सब पक्का नहीं रहा। नियत साफ किसी भी नेता की नहीं है। अच्छा। दूसरे ये कहते हैं, वो भाई साहब कहाँ गए, चश्मा लगाए थे काला वाला? यहाँ के लोग, यहाँ के सरकारें जो है, अभी जो है 100 मिनट भाषण दिया हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ने संसद में,
और मैं जानता हूँ, मेरा विचार है, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ। उन्हें 75% ठीक है रमेश जी, और दूसरे लोगों से बात करते हैं ना। ठीक आप चलिए, आप कह रहे हैं कि 75% झूठ बोला है पीएम मोदी ने, आप ये कह रहे हैं? हाँ। पीएम मोदी ने 75% झूठ बोला है। भाई मैं तो यही मेरे विचार, जो अभी परसों वाला भाषण बोल रहे हैं ना, आज ये अभी संसद में दिया है, कल परसों जो धन्यवाद प्रस्ताव पर। हाँ चलिए, कल परसों में जो भाषण दिया पीएम मोदी ने वो 75% झूठ है, ऐसा रमेश जी कह रहे हैं। गुरु, फिरोजाबाद में अंकल जी जो लोग ऐसा बता रहे हैं, मतलब मैं बड़े बूढ़ों की बात ज़्यादा पहले सुनूंगा, आप लोग के वरिष्ठ हैं। गुरु, इतना गड़बड़ी चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब मेडिकल कॉलेज सही नहीं, सड़क सही नहीं, काम सही नहीं, धंधा सही नहीं, कैसा क्या मामला? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहले तो नाम क्या है गुरु आपका? साहिल गुप्ता नाम है मेरा। साहिल, देखिए, सबसे पहले हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोविड सिचुएशन, हाँ। जो कि उनने बहुत अच्छा वैक्सीनेट करके लोगों को सिक्योर करा है। पहली बात तो ये है, और उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि उनने अभी तक मेरे हिसाब से 175 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं वो, और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि बाजार लगभग खुलेगा तब तो आदमी काम करेगा। लगभग अगर काम ही बंद रहेगा तो काम आदमी करेगा कहाँ से? मेरा ये सबसे वैक्सीनेट कर चुके हैं, करोड़ को आबादी को वैक्सीनेट कर चुके 75 करोड़ आबादी, डोज बोल रहे हैं, डोज। डबल को तुम जो गुरु तैनात हुए थे ना 175 करोड़ रुपए घेरने के लिए, वो डोज की बात कर रहा था यार। तो उन्होंने पूरी दुनिया को लगा दिया। नहीं ऐसा, पूरी दुनिया को, अरे वो बाहर भी तो भेजे ना उन्होंने डोज। अरे भुखमरी साली पूरी देश में अपने में छा रही है, डोज वहाँ बांट रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? क्या फ्री मिला है? सब वो नहीं होगा, पर आपकी इम्यूनिटी, डोज का मतलब क्या होता है? कोई पोलियो का एक सेंक्शन था कांग्रेस की सरकार में कि पोलियो खत्म करने का वो था मामला, उनका खत्म हो गया ना, दोबारा उसे तो हुआ नहीं, दोबारा आया तो नहीं। लेकिन ये डोज क्या है? ये डोज लगवाने के बाद कोरोना होगा या नहीं होगा, इस पे आप एग्री हो? हाँ, पूरी दुनिया में अगर आपको इंजेक्ट नहीं होगा ना, आज आप समझिए कि 4 लाख केस तक पहुंच चुके, लेकिन किसी को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी है। सब अपने घर में अपने आप दवाइयाँ खा के प्रिकॉशन, इसलिए आदमी अपनी मिस मैनेजमेंट हो गया है, सब गलत हो रहा है। अब 10 मार्च के बाद अखिलेश वही दोबारा सब सही करेंगे, ये है सच। तो वो बात शुरू ही नहीं की हम यार। है क्या कि भाई को अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि कोरोना की अभी तक दवाई नहीं बनी है। डियर, ये जो डोजेज हैं ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर की डोजेज है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। जो हम लोगों ने, आप लोगों ने मसाला खा खा के अपनी बॉडी की पावर खत्म कर ली है, उसको पावरफुल बनाने के लिए कोरोना खाने से बॉडी की पावर कम होती है। इम्यून सिस्टम कम होता है ना, मसाला, पान मसाला, हाँ, पान मसाला और विस्की पीने से इम्यून सिस्टम कम होता है ना। आप जो अगर वैक्सीनेट होते हैं ना, अगर आप डेली अगर लेकर कंज्यूम करेंगे तो इम्यून सिस्टम आपका कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। मसाला खाने से भी, पान मसाला खाना, कुछ भी अगर आप तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, या अपना बीड़ी सिगरेट जो भी आप धूम्रपान करते हैं, उससे इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है। ठीक है ना, ये पान मसाला दारू पीने के बाद 5 साल के बाद अपने आप से वो लगा लो बूस्टर एक। और क्या मतलब आपका कहना यही तो मतलब है ना कि वो लगा लो बूस्टर एक, 5 साल बाद सारी की सारी बीमारियां दूर, अपने एनर्जी मिल जाएगी, आपके क्या नाम है, एनर्जी मिल जाएगी आपको फिर, और उसको करते रहो। देखो गुरु, गुरु देखो, गुरु सुनो, गुरु, अरे भाई वाला काम है भाई साहब सुनो, भाई गाली नहीं दो। दूसरी बात सुन लो, तुम, मुझे नहीं पता तुम किसी पार्टी को सपोर्ट करो, अरे भाई सुन तो लो भाई, तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, किसी पार्टी का विरोध करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मुद्दा ये है ना कि वैक्सीन जो है वो वैज्ञानिकों ने बनाई है, वैज्ञानिकों ने बहुत पढ़ाई, बहुत जतन, बहुत रिसर्च के बाद वैक्सीन बनाई कि लोगों की जान बचाई जाए, ठीक है। ये गलती हो सकती है, इस बात पर सवाल उठा सकते हो कि सरकारों ने अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के पहले बाहर क्यों भेजा, ठीक है। सरकारों ने अपने देश में लोगों को वैक्सीन लगाने के पहले बाहर क्यों भेज दिया, ये बात उठा सकते हो, लेकिन वैक्सीन पे हम सवाल नहीं उठाना चाहिए हमको। लोगों की जानें बचती हैं उससे, है ना। वैक्सीन अच्छी चीज ठीक है, लेकिन पहले हाँ, वैक्सीन से इम्यूनिटी भी मिल रही है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, गवर्नमेंट जब कुछ भी प्लान करती है तो काफ़ी सोच समझ कर उसको क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, तब जाकर कुछ भी गवर्नमेंट। क्या हो यार? जी, मैं एक लीगल एडवाइजर और इन्वेस्टर हूँ, प्रथम गुप्ता नाम है मेरा। लीगल एडवाइजर, इन्वेस्टर? जी। अच्छा, तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ, किसके लीगल एडवाइजर हो? जी मैं लॉ होता है ना, उसमें लीगल एडवाइस, बिजनेस लीगल एडवाइस, कैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्या करेगा आगे, आप कैसे बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है उसमें। मार्केटिंग वाले बंदे हो गुरु? मार्केटिंग नहीं, उसको लीगल एडवाइस ही बोलते हैं कि बिजनेस में आपका क्या चल रहा है, आप कैसे बिजनेस को
ग्रोथ करेंगे, क्या आपको नए इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ाना है। तो इस तरीके हम गवर्नमेंट को दोष दे देते हैं, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, पर जब गवर्नमेंट कुछ करती है ना तो वो बहुत काफ़ी बारीकी से समझ पड़ती है कि इंसान पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तब जाकर गवर्नमेंट कुछ पास करती है। उसके बाद हम लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम सारा दोष गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि ये नहीं किया कि वो नहीं किया। जब हम खुद कुछ करेंगे तो हमको अपने आप लगेगा इम्प्रूवमेंट। आज देख लीजिए, आप फिरोजाबाद से आगरा की रोड देख लीजिए, काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया, और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। तो काफ़ी कुछ हद तक चीज़ें सही हो रही हो, और टाइम लगता है हर चीज़ में। जी बता रहे थे अभी कि आगरा यहाँ के मेडिकल कॉलेज में जाओ तो सीधे बोलते हैं आगरा लेके जाइए, यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा ही है। यहाँ से जो है ना सीधे रेफर करते हैं। अभी यहाँ पे तो एक बच्चों का जो बच्चे थे, अभी एक बीमारी फैली हुई थी डेंगू या डेंगू वगैरह, तो उसमें 150 से 200 बच्चे यहाँ पे मरे। योगी जी भी आए थे उस टाइम पर, तो बहुत ही बुरी जो है ना व्यवस्था थी यहाँ पर। अस्पताल के अंदर कोई इलाज नहीं था, कुछ नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे मारे गए, 200-300 बच्चे मरे, जिसमें योगी जी आए, सारा स्वास्थ्य विभाग देखा, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, सारे बच्चे मरते ही रहे, पूरी बीमारी फैली हुई थी। बहुत बुरा हाल है स्वास्थ्य का यहाँ पर तो। और बाकी और भी चीज़ें, सारे श्रमिक वगैरह सबका बुरा हाल है यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं है। पेट्रोल के आप प्राइजेस वगैरह सब जा रहे हैं। पूरा 5 साल हो गए, गवर्नमेंट सिर्फ शहरों के नाम चेंज करना, नाम बदलना, इसी मुद्दों पे काम करती रही। ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं करा। स्टूडेंटों का बुरा हाल है, किसी को कोई जॉब नहीं है। मैं हूँ ग्रेजुएट, मास्टर्स करा हुआ घूम रहा हूँ, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगार हूँ इतने टाइम से। तो गवर्नमेंट जो है ना मतलब पूरा फेलियर रहा 5 साल का, कुछ भी नहीं है। तो इस बार जो है ना मतलब कोई हमारा वो नहीं है मोदी जी को वोट देने का, कुछ भी हमारा जो है अब गवर्नमेंट चेंज करनी है, क्योंकि ठीक है, वोट की बात ये अलग हो गया, लेकिन एक गवर्नमेंट फेलियर बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का ये फेलियर रहा है। नहीं, वोट की बात तो समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। बताना चाहता हूँ, लोग बता रहे हैं कि काम करना चाहिए था शिक्षा पे, काम करना चाहिए था स्वास्थ्य पे, काम करना चाहिए था रोजगार पे। हाँ, और बदल दिए नाम, माध्यम से बदल दिए नाम। आपके माध्यम से मतलब क्या है, मतलब माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस इस गवर्नमेंट में एक चीज बहुत बड़ी फेल हुई है, वो है कि लोगों का रोजगार बहुत छिन गया है। ये व्यवसाय, जो छोटे छोटे व्यवसाय थे, जो कोविड के चक्कर में इम्पैक्ट पड़ा है, वो अभी तक उठ नहीं पाया, अभी तक नहीं उठ पाया अभी तक। ये तो नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, तो सबसे इम्पैक्ट पड़ता है छोटे लोगों पर। देखो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास बैंक में इतना पैसा होता है तो वो 2 साल 3 साल सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन छोटे लोग नहीं सर्वाइव कर सकते। तो मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि छोटी इंडस्ट्री को ज़्यादातर उनको आगे लाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो छोटे लोग बहुत भागीदारी करते हैं, क्योंकि सबसे छोटे लोगों की तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पैसे वालों की क्या पॉपुलेशन है, छोटे लोगों की पॉपुलेशन है। छोटे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो 80 करोड़ को ये लोग बांटते हैं ना, खाना बांटते हैं, ये बांटते हैं, वो बांटते हैं, ये सब बांटते ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन रोजगार मिले उनको। मेजरली क्या आप कब तक खिलाओगे? ये सब गवर्नमेंट 80 साल तक खिलाती रहेगी? ये हमारा देश कभी फिर ना चाइना बन पाएगा, ना न्यूजीलैंड बन पाएगा। ये सारी गवर्नमेंट क्या जो बाहर चल रही हैं, ये गरीबों खिलाती हैं? नहीं खिलाती हैं, ये व्यापार देती हैं, व्यापार से ही लोग आगे बढ़ता है। कमाई करते हो, खरीदते खुद से? मैं कमाई भी करता हूँ सर। नहीं, मतलब दूसरे देशों की बात में। हाँ, मैं वो कमाई करते हैं, खरीदते हैं खुद से? हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। और जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं फैंसी लाइट का इंपोर्ट करता हूँ, ग्लास भी। नहीं भाई, तुम कंफ्यूज हो गए। तुमने कहा कि दूसरे देशों की बात की ना, तो मतलब मैं उनके एग्जांपल से बात कर रहा हूँ कि दूसरे देशों की सरकारें मतलब आपके हिसाब से ये करती हैं कि रोजगार है तो आदमी के हाथ में पैसा है, वो खुद खर्च करता है, आप ये कह रहे हो? हाँ, ये मैं समझना चाह रहा था। ये एक्चुअली क्या है कि बाहर पॉलिसी बहुत अच्छी है। आप सुनो, इनकी बात सुनते हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अमित है। अमित, क्या करते हैं अमित आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ फार्मा सेक्टर में। बेसिकली मेरे को बस इतना ही कहना है कि लोगों के माइंडसेट्स चेंज हो गए। पहले विकास का नाम तक नहीं जानते थे। इस गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना विकास कर दिया, इतनी विकास की चीज़ें कर दी लोगों के सामने कि अब वो लोग उल्टा सीख दे रहे हैं कि साहब आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अगर अभी तक विकास के नाम पे सिर्फ ये जानते थे कि चुनाव आ गए, अगर घर के आगे सड़क बन गई सब विकास हो गया, हम चले गए टिकट देने। आज गवर्नमेंट ने दिखाया कि विकास किस चिड़िया का नाम है, विकास किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ठीक है ना। वोकल फॉर लोकल होता क्या है, मनरेगा नरेगा होता क्या है, बताइए। ठीक है ना। विकास, अरे बताइए, आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, बट मैं पूरा यूपी घूमता हूँ। जितने सारे फ्लाईओवर्स विद इन 5 ईयर्स में बने हैं, कभी नहीं बने।
सर मैं भी आगरा से हूँ, मुझे आप बताना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या विकास देखा है? 5 years में बने हैं। एक सेकंड, सिंपल एग्जांपल अरे साथ रख के दिल पे हाथ शांत रहिए अमित जी। अरे भाई शांत तो रहिए, सुनिए तो फ्रॉम 2003 आई एम विजिटिंग होल यूपी, राइट ना। जब भी मैं आगरा में रात को 11, 12, 1, 2 जब भी आगरा में जाता था एक डर फील होता था, बट आज जब भी मैं एंटर होता हूं मुझे पता लग जाता है मैं आगरा एंटर हो रहा हूं। क्यों? सारे रोडों पे लाइटें, वाह। चाहे सिकंदरा से एंटर कर लो, चाहे कुबेरपुर से एंटर कर लो, किसी भी एंट्री पॉइंट से एग्जिट एंटर कर लो आप आगरा में, पूरे रोड पे लाइटें हैं। दैट इज माई डेवलपमेंट। इससे बड़ी बात के बाद टॉर्च थी पहले। मेरा नाम मुस्तकीम अली है। एक सेकंड, मैं आगरा से हूँ। मैं आगरा से हूँ भाई, एक सेकंड, बारी बारी दिल पे हाथ रख के अच्छा दिल पे याद आगरा में लास्ट टाइम तुम्हारे घर लाइट कब गई थी? लास्ट टाइम आगरा में लाइट आखिरी बार कब गई थी तुम्हारे घर? आप अपनी बात करो। भैया मेरे आगरा में लाइट नहीं जाती। That's it। मैं सुखी हूँ। लाइट से ही विकास मेरा जनरेटर का खर्चा खत्म, मेरे इन्वर्टर का खर्चा खत्म। अमित जी आप शांत रहिए, आप दूसरों की बात सुन लीजिए, ठीक है? सुन लीजिए, सुन के जाइए। हाँ, आप कहा जा रहे हो, बात तो नहीं है। क्या लाइट से ही विकास है क्या? नहीं बताइए। और लाइट पहले भी जाती, क्या आप टॉर्च लेके घूमते थे? नहीं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप टॉर्च लेके घूमते थे क्या? जी आप मुझसे बताइए, अब इन्होंने बताया। मैं सर से इतना पूछना चाहता हूँ, सर को ऐसा क्या विकास लगा है और क्या चीजें लगी हैं? बोल रहे हैं कि सड़कों पे लाइटें हैं, पहले भी सड़कें बनी पहले हुई भी हैं। लाइटें थी, रोड आज भी बने हुए हैं। तीसरी बार बोल रहा हूँ, शांत रहो। आप 4 बार हाथ पकड़ चुके हो मेरा। अगर बात नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। आप बता रहे हैं क्या नहीं लगा? पहले लाइट नहीं थी क्या आगरा में सर? भाई साहब आज भी आ रही है, आज भी आ रही है लाइट। पहले लाइट जाती थी लखनऊ, इनको पीछे कर दीजिए, इनको पीछे कर दीजिए। पहले लाइट जाती थी सैफई, पहले लाइट जाती थी रामपुर, ठीक है? आज लाइट मेरे घर आ रही है। आज भी जा रही है। That's it। ऐसा है ना, आप लोग आप लोग जो कर रहे हैं ना, उसके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, उसको पता है, बदतमीजी। ना मेरी बात सुनना, ना सामने वाले की बात सुनना, ना बात कंप्लीट होने देना। ये आप भी कर रहे हैं, आप सभी लोग कर रहे हैं, और आप भी कर रहे हैं। बात लगी है सर। नाम क्या है? मुस्तकीम अली है सर। मैं मुस्तकीम अली हूँ सर, मैं आगरा के रहने वाला हूँ। आई एम अ टूरिस्ट गाइड। और मैं यहाँ आगरा में ही? जी आज फिरोजाबाद में कैसे सर? सर मैं ऐसे यहाँ से निकल रहा था, मेरा काम से आया हुआ था। यहाँ पे मुझे फैंसी लाइट और मेरे घर का काम चल रहा था रेनोवेट का, मैं उसके चक्कर में आया हुआ था। मैंने लंदन टॉप की गाड़ी देखी, यहाँ डिबेट देखा तो मैं रुका। मैंने देखा कि सर को विकास और चीज़ें। आप देखिए, इन्होंने कहा है, तो उनकी बात बता दूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी जी। इन्होंने कहा है कि फ्लाईओवर्स बने हैं, इन्होंने कहा है कि सड़कों पे लाइटें लगी हैं, इन्होंने कहा है कि लाइट में कटौती कम होती है, पहले बहुत होती थी शायद, अब कम होती थी। अभी गुस्से में इन्होंने ये भी कह दिया है कि पहले पूरी लाइट सैफई, इटावा और रामपुर जाती थी। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार पर तंज कस रहे हैं वो, ठीक है? अब आप बताइए, आप भी आगरा के हैं। जी जी। फिरोजाबाद में आए हुए, एक समय सपा का गढ़ ये भी हुआ करता था, अब सपा का गढ़ उतना नहीं होगा शायद, ठीक जो है? भी है, चलिए मुझे अब कोई बताइए। दिक्कत नहीं है कि ये सपा का गढ़ है कि वो भाजपा का गढ़ है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं पूछना चाहता हूँ कि यूपी आज भी भय मुक्त था और अब भी भय मुक्त है। ऐसा नहीं था कि ये सरकार आई है तो उसने भय मुक्त किया है। लाइट पहले भी थी और लाइट आज भी है। ऐसे ये टॉर्च लेके नहीं चल रहे थे, ये टॉर्च लेके नहीं चल रहे थे, तो ये कह रहे हैं। और फ्लाईओवर जिसने बनवाए हैं ना, उसकी सरकार जाते जाते ही इन लोगों ने उद्घाटन करा है। अगर ये कुछ ऐसे बता दें कि मतलब क्या नया फ्लाईओवर बना है, सर बताना चाहेंगे आप? 7 फ्लाईओवर बने फिरोजाबाद में, 7 फ्लाईओवर पूरे यूपी में नहीं बने हैं। आप जे लोग नहीं 7 फ्लाईओवर, गुस्से में आराम से। आप जे लोग देखिए। कहाँ खड़े हैं आप? स्टैंड पर। नीचे आइए, नीचे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक कौशल है। क्या करते हैं यहाँ पे यार? मैं यहाँ पे दुकान है मेरी, व्यापार में दुकान करता हूँ यहाँ पर। किसी की दुकान है? इंटरनेट काउंट की। बिना बाइक पे चढ़े हुए, ओके। बिना चिल्लाए आराम से बताइए सर, विवेक जी। हाँ जी, आप बता रहे हैं फ्लाईओवर फिरोजाबाद में बने हैं? 7 बने हैं सर, 7। कहाँ से कहाँ तक बताइए? आसाबाद ले लीजिए, मक्कनपुर ले लीजिए, अपने आप रेलवे क्रॉसिंग ले लीजिए, आप गिन लीजिए। पूरे यूपी में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर फिरोजाबाद में बने हुए हैं। सारे 2017 के बाद बने हैं? 17 के बाद अभी बने हैं सर, 2 साल के अंदर बने हैं सर। हाँ जी सर। और विकास के नाम से इनसे पूछ रहा हूँ, विकास में क्या कमी रह गई? अगर आप
अपने नेताओं की बात मान रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं, वो बात अच्छी है। अपने दिल से बताइए कि विकास कहाँ नहीं हुआ है, आपको सम्मान अगर आप विकास की कमी जानना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र में सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में एक बार जाके देखें। हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखें। अगर विकास की बात करते हैं तो अखिलेश यादव के राज्य में स्कूल अच्छे चल रहे थे। अभी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं। स्कूल के मास्टर अगर बैठ जाते हैं और बच्चों को कुछ भी काम नहीं करा रहे हैं। कोविड है ना यार, अभी तो खुले होंगे, 1 या 2 दिन से खुले होंगे स्कूल इस समय यूपी में। खुले हुए हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 1-2 दिन से खुले हुए। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में पढ़ाई हो रही थी, इस सरकार में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। कौन सा गाँव है तुम्हारा? मेरा गाँव कुर्री कुपा है। कहाँ पड़ता है? ये फिरोजाबाद नहीं पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। इधर क्या करने आना हुआ इस तरफ शहर के? जी सर, मैं इन्वर्टर बैटरी का काम करता हूँ लोकप्रिय एंटरप्राइज से। तो सर मैं बैटरी लेने के लिए आया था। हाँ सर, बैटरी लेने आए थे यहाँ पे। अभी जो लॉ ऑर्डर चल रहा है हमारी वर्तमान सरकार का, काफ़ी लॉ ऑर्डर बहुत अच्छा है, विकास भी काफ़ी हुए हैं। मैं एक व्यापारी नेता हूँ, प्रशांत माहेश्वरी नाम है, और प्रशांत माहेश्वरी जलाध्यक्ष भोपाल मंडल से मैं। तो 2017 से पहले जो सरकार थी वो काफ़ी गुंडा राज था। आए दिन देखते थे आप जंगल राज, व्यापारियों को अपहरण हो रहा है, चौथ वसूली हो रही है। आज जो वर्तमान में 2017 से भाजपा सरकार आई है, आज व्यापारी अपने आप को काफ़ी संतोष। आज हम मानते हैं काफ़ी दिक्कतें आई, व्यापार में काफ़ी दिक्कतें भी आई। उस चीज़ कोरोना का ले लीजिए, काफ़ी व्यापारियों को परेशानियाँ भी हुई। तो उस चीज़ के लिए आगे सरकार काम करेगी। मगर जो सुरक्षा मेन चीज़ होती है व्यापारी के लिए, सुरक्षा काफ़ी हमको मिली है। और सड़कें भी हमारी काफ़ी विकास हुआ है, फ्लाईओवर भी है, मेडिकल कॉलेज में भी काम हुआ है। कोलाना में समझ लीजिए इतनी स्थिति खराब थी, जो बाहर के मरीज उल्टे फिरोजाबाद में आते थे उनके लिए बेड की व्यवस्था 100 सही हमारा अस्पताल बना हुआ है। उसी अस्पताल से आगरा रेफर कर दिया जाता है ना? नहीं, रेफर तो एक्चुअली अब ज़्यादा स्थिति गड़बड़ है तो मैं आगरा वाले भी दिल्ली भेज देते हैं, वो तो स्टेट की ज़्यादा चीज़ है। मगर यहाँ फिरोजाबाद से आगरा जाता है, फिर आगरा वाले दिल्ली भेज देते हैं। आगरा वाले दिल्ली ज़्यादा। यार ये क्या बात हुई? फिरोजाबाद में इलाज होना चाहिए यार। ज़्यादा इंसिडेंस केस है तो उसमें तो भाई आदमी जाते ही विदेश तक जाता है आदमी, जब इलाज नहीं मिल पाता है ज़्यादा स्थिति। फिरोजाबाद के बंदे का तो कम से कम तो फिरोजाबाद में इलाज हो जाए, अधिक से अधिक आगरा जाए। दिल्ली क्यों जा रहा है? फिरोजाबाद में तो है, आप कोई इंसिडेंट ज़्यादा केस है जहाँ पे नहीं हो पा रहा उस चीज़ के लिए, तो उसको आगरा से रेफर किया जाता है। इमरजेंसी ज़्यादा ही क्रिटिकल हालत है मरीज की, बाजे एक्सीडेंट केस हैं ज़्यादा हैवी वाले, तो उनको आगरा रेफर किया जाता है। और ऐसी बात नहीं, हमारे मेडिकल कॉलेज में काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। आप कोरोना काल देख लीजिए, डेंगू में भी काफ़ी लोगों को उपचार मिला था यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया व्यवस्था। बच्चों की जान गई थी, डेंगू या समय बुखार जो कहते हैं, क्या कितने बच्चों की जान गई? 150 बच्चों की जाने भी गई थी उस बुखार में। 200 बच्चों की जान गई थी। बच्चों की जाने भी गई थी, उस चीज़ पे काम भी किया गया। और वो तो एक महामारी थी उस पीरियड में, डेंगू की आई थी। वो सरकार ने, माननीय योगी जी फिरोजाबाद खुद आए थे यहाँ पर सर्वे करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए पालन भी किया गया और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी ठीक हुई हुई। उस चीज़ की ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी सरकार हमारी अच्छा कार्य कर रही है और विकास भी काफ़ी हुआ है। ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन की वजह से क्राइसिस हुए सारे, और कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसलिए सारे बच्चे मारे गए। आप पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में ही मारे गए, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही ख़राब है। मैं भी अभी हॉस्पिटल ही आया था दिखाने के लिए, अभी मैं जो है ना, मेरे पास पर्चा भी है, तो यहाँ अभी मेरे को एक दवाई नहीं मिली वहाँ से, जो मैं आया था स्किन के लिए दिखाने के लिए, लेकिन कोई दवाई नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं है। सारी दवाई बाहर से लिखी जाती है, बाहर से ही लेनी होती है हमें, कुछ भी नहीं होता। कोई बड़ा मर्द आ जाए, कोई बड़ा पेशेंट आ जाए, हार्ट वगैरह का कुछ, तो उसके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो सीधा आगरा ही जाएगा, आगरा रेफर होगा। उसके अलावा यहाँ कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पूरे 5 साल ऐसे ही रहा, अभी भी यही हाल है, पहले भी यही था, तो ऐसा नहीं है कुछ भी चेंज हुआ है। जैसे भैया बता रहे हैं कि जो है ना सारा इलाज अच्छा चल रहा है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा फेलियर है। मतलब योगी जी आए थे, उसके बाद बेड वगैरह का रेंज हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो है ना वही व्यवस्था, फिर उसके बाद वही सिस्टम हो गया। जिस तरीके से कोविड वैश्विक महामारी में, अमित गुप्ता नाम है मेरा, जिस तरीके से देश में कोरोना वैश्विक महामारी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य किया गया और कोरोना पर लगाम कसा गया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर दी गई, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए यहाँ पर। और मैं कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर समाजवादी पार्टी और बसपा की पूर्व की सरकारें रहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल की हालत जर्जर हालत में थी। जब से भाजपा की सरकार आई है यहाँ पर यूपी में, तब से हॉस्पिटल की कायाकल्प पूरी तरीके से पलट चुका है और मेडिकल कॉलेज बन चुका है। और एक एक कमरे जाके देख लो, डायलिसिस मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, किसी भी प्रकार की कोई मशीन हो, यहाँ पर साख सुविधा पूरी तरीके से उपलब्ध करा दी गई है। बेहतर स्वास्थ्य जो सुविधाएं थी उनको मुहैया कराया गया। यहाँ के विधायक जी थे, उन्होंने पूरी कोविड वैश्विक महामारी में पूरी तरीके से जन जन तक जाकर कार्य किया, किसी भी प्रवासी मजदूर या असहाय जरूरतमंद को भूखा नहीं रहने दिया। यार इतना आप लोग दावा करते हो
दो चीज़ें हैं, मुझे दोनों पक्षों से पूछना है। एक, आप बोले हो कुछ नहीं किया, तो अगर आपके विधायक मनीष सिसोदिया है ना फिरोजाबाद के, अगर मनीष सिसोदिया जी को विधायक ने कुछ नहीं किया तो 2 टर्म से लगातार चुना क्यों जा रहा है उनको? 3 बार, ठीक है, 2 टर्म से, तो 2 टर्म से विधायक क्यों चुना जा रहा है उनको? नंबर 1 सवाल, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया आपके हिसाब से तो। दूसरा सवाल ये कहा जाता है कि अगर आपकी सरकार ने इतना किया तो लोग पूछते हैं कि यार हर मंच से जाकर ये क्यों कहना कि 80-20 की लड़ाई है, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, ये होता था, ये बात क्यों करना, अपने काम क्यों नहीं गिनाती हैं सरकारें? लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई 80-20 कब्रिस्तान की दीवार, हाँ, और इस पे मतलब पोलराइजिंग बातें ये सब क्यों कहती हैं, मथुरा की बातें क्यों होती हैं? तो आप बताओ मनीष सिसोदिया पे क्यों 2 बार से चुनाया जा रहा है अगर इतना काम ही नहीं किया? और आप बताओ कि सरकार ये क्यों नहीं बता पा रही है कि उन्होंने काम कितना किया? सरकार 80-20 कब्रिस्तान की बाउंड्री में क्यों उलझी हुई है? जो 2022 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और जितना विकास होना था उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा विकास किया और जनता ने पूरी तरीके से विपक्षी दलों को नकार दिया। समाजवादी पार्टी को तो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को बुलाना पड़ रहा है, जयंत चौधरी का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया जी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, ऐतिहासिक विजय हो रही है उनकी। और बताइए कि बीजेपी सरकार अपने कामों का जिक्र क्यों नहीं करती, इस आरोप पे क्या कहेंगे आप? बीजेपी सरकार अपने कामों पे, विकास के मुद्दे पे दोबारा से यूपी में आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। क्यों नहीं कर रही है? जो जिक्र तो विकास के मुद्दे की कर रही है, उन्होंने जितना काम किया है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, चाहे कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाए हो, उन्हीं की बात कर रही है। और युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी गई, उसी की बात कर रही है। आप बोल रहे तृणमूल कांग्रेस, आप बोल रहे हैं कि जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल भी इनके साथ हैं, हाँ, तो राष्ट्रवाद अनुप्रिया पटेल भी उनके साथ है ना, है कि नहीं बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल है? तो मतलब गठबंधन तो उधर भी है। गठबंधन यहाँ पर जो है विकास के मुद्दे पे गठबंधन है। बीजेपी ने जिस भी असम में देख लीजिए, असम में बीजेपी का गठबंधन रहा। चाहता हूँ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में माफिया राज था, दंगा मुक्त, दंगा युक्त प्रदेश हुआ करता था, आज तरीके से माफिया राज पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। या तो अपराधी जेल के अंदर है, या उसकी राम राम सत्य हो गई है, या समाजवादी पार्टी की लिस्ट में है। आप गुरु गठबंधन पे बात हुई, गठबंधन पे नहीं बोलोगे? गठबंधन पे बोल दिया, गठबंधन तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर है, विकास के मुद्दे पर है। इधर राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, उधर किसी मुद्दे पे नहीं, किसी मुद्दे पे नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वही है वो ना, तो और परिवार, उनका तो परिवार भी साथ नहीं है। परिवार में भैया, परिवार में आप ही देखिए, आप तो मीडिया वाले हैं, अर्पणा यादव जी हैं, वो भी परिवार के साथ में नहीं है, हरिओम यादव जी हैं, वो भी परिवार के साथ में नहीं है। अभी तक तो उनके यहाँ जो भी है वो कौन बनेगा, एक ही आदमी बनेगा, यादव ही यादव बनेगा। यहाँ पे तो सबका साथ, सबका विकास। पता नहीं कौन सा पार्टी का जो सदस्य है वो विधानसभा में लड़ने बैठ गया, पता नहीं किसकी टिकट की खबर आ जाए। चंद्रशेखर यादव जी को कोई नहीं जानता था, आज फिरोजाबाद के सांसद हैं। और भी तमाम केस हो चुके हैं, उड़ीसा में एक थे वो सांसद हो चुके हैं। और बाकी के लोगों में क्या है, वो साहब अध्यक्ष बनेंगे, कौन बनेंगे, वो गांधी परिवार का बनेगा। 130 करोड़ की जनता में कोई गांधी परिवार के अलावा कोई बना ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष बनेगा, कौन बनेगा, केवल एक यादव ही बनेगा। बाकी के लोग भी तो वोट डालने हैं, घर के ही बनेंगे केवल। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो कुछ है नहीं। आज गरीब आदमी से पूछो, हर गली में कुछ नहीं, 1 या 2, आज 44,000 से ज़्यादा लोगों पे जिनके यहाँ छप्पर डले थे, टीन डली थी, उनके यहाँ मकान हो चुके हैं, उनके पेट से पूछिए आप बोल रहे हैं ना, इसी पे सवाल उठता है कि यार बगल में आपके यहाँ बहुत दूर तो है नहीं अलीगढ़, यहाँ से अलीगढ़ के एक बहुत बड़े नेता थे कल्याण सिंह। हाँ आते हैं बहुत बड़े नेता थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह कासगंज से सांसद, ठीक है। कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह अतरौली से विधायक। आप बोले फैमिली की बात यहाँ पर भी है। आप अभी देखिए उनकी बात कीजिए, नरेश अग्रवाल हरदोई वाले, वो बीजेपी में, उनका बेटा विधायक वो भी बीजेपी में है ना। तो मतलब मैं फिरोजाबाद में रह रहा हूँ। आप परिवार सुनिए ना, आप मैं परिवार की एक बात बता रहा हूँ। हाँ, मनीष सिसोदिया का लड़का कोई भी बीजेपी में नहीं है। दूसरी बात, उनके पिताजी बीजेपी में थे नहीं। और बाकी के जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 5 सीटें हैं और 5 सीटों का लड़का कोई भी दावेदार नहीं है।
यादव अभी सपा छोड़ के बीजेपी में आए हैं, इसलिए आप कह सकते हैं, वरना अभी तक तो सपा ही में थे। नहीं तो उनका भी कोई लड़के का बीजेपी का वजूद नहीं था, परिवार के अस्तित्व में वो भी थे। नहीं वो थे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि उनका भी लड़का कोई बीजेपी में नहीं था। सब पीढ़ी दर जो पीढ़ी, अमित शाह का लड़का, ये सब कहाँ है? ये भी तो है। बेटा सांसद है, नाती विधायक है, एक नाती ब्लॉक प्रमुख है। परिवारवाद इनका परिवार है। योगी जी के आगे कोई है? मोदी जी के आगे पीछे कोई है? कोई नहीं है। फिर कहाँ से परिवार लाएंगे वो? अब कल्याण सिंह का है, कल्याण सिंह का जो बेटा है सांसद है, 2 बार सांसद रहा एटा से, बेटा विधायक रहा, नाती ब्लॉक प्रमुख रहा। अब राजनाथ सिंह को देख लीजिए, एक बेटे को लखनऊ से दिया गया है, एक बेटे को गाजियाबाद से दिया गया है, हाँ नोएडा से। अब ये परिवारवाद नहीं है, ये क्या है? परिवार बीसीसीआई के डायरेक्टर, जबकि उसके लायक नहीं थे, उसके बाद भी उन्हें डायरेक्टर बना रखा है। बोल पाते नहीं है इंग्लिश में। अभी आपने देखा होगा, एक क्विट आया था उनका, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, किस तरह से उन्होंने इंग्लिश में बोला था उन्होंने। मतलब ये अभी जो बीसीसीआई का जो धोनी को जो कैप्टन बनाया था उस टाइम पे, कोच बनाने के लिए जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, जब तो उस टाइम पे उन्होंने किस तरह से उनकी जो एक लायक थे, मतलब उसके नहीं है, फिर भी उसके बाद भी जो है ना, मतलब बीसीसीआई के डायरेक्टर बना दिया गया उन्हें। जैसे कि भैया बता रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, सारा तो परिवारवाद है। अब मोदी जी का तो कोई बच्चे नहीं है, तो वो कहाँ से बनेंगे? योगी जी के कोई बच्चे नहीं है, जिनके हैं सबके सारे जो है ना सांसद हैं, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, सारे लोग हैं। अब आपने एक सवाल किया था मुझसे कि जो है ना असीजा जी 2 बार कैसे विधायक बन चुके हैं, जबकि जो है ना उन्होंने विकास नहीं करा। अगर आप कह रहे हैं काम नहीं करा, तो मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ। असीजा जी की पहले ही अपने आप में एक छवि थी, वो जो है ना निर्दलीय यहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने विकास किया था जब बीजेपी में नहीं थे, तो उनकी एक अपने आप में एक व्यक्तिगत छवि थी, काम करा था उन्होंने। वो बीजेपी की उसमें झंडे के नीचे नहीं जीते थे, वो अपनी एक छवि से जीते थे। इस वजह से उन्हें जो है ना विधायक बनाया पब्लिक ने। लेकिन अब विधायक जो है ना बीजेपी के झंडे के नीचे जब वो आके विधायक बने, तो बीजेपी ने कोई काम नहीं करा, इसकी वजह से उनकी भी छवि खराब हो गई। आज उनका भी बड़ा जो है ना जीतने के मतलब वो पड़े हुए हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा जीत रहे हैं, तो उनका भी छवि खराब हो गई इस वजह से। जब वो अपने जो है ना इंडिविजुअल खड़े होते थे, तो वो जो है ना उन्होंने विकास किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं करा। उनके पास कोई जो है ना कोई उनकी मुद्दे नहीं थे, कुछ भी नहीं था विकास के लिए, तो बेचारे वो भी इसके नीचे आ गए, उसके लिए हो गए। सिर्फ यही सब चलता रहा। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही मुद्दे बीजेपी के पास 2 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बस यही कराते रहते हैं। कोई विकास का नाम का चीज़ ही नहीं है कोई। मुद्दा लाए थे, बेरोजगारी का मुद्दा लाए थे। आज महंगाई चरम सीमा पे, गरीब आदमी सिलेंडर एक महीने में एक सिलेंडर खाली हो जाता है, वो सिलेंडर खरीद पा रहा है क्या? 950 1000 रुपये का सिलेंडर है। पेट्रोल नहीं डला पा रहा, 100 रुपये पेट्रोल पहुंच गई। अच्छा, जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है, तब से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थगित कर दिए गए हैं, नहीं तो डेली उछाल ले रहे थे। क्यों भैया, सब लोग बताओ। डेली उछाल रहे थे। मेरे पिताजी डीएम थे जब बेरोजगार। क्या नाम था? क्या नाम था पिताजी का? विनोद महेश्वरी। कहाँ के डीएम थे? इनके पिताजी तहसीलदार थे, इनके आईएएस थे, इनके पीसीएस थे। इससे पहले इनके जो पिताजी थे 5 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे, और ये जितने भी खड़े हुए हैं सब 10-10 लाख रुपए कमा रहे थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गरीब हो गए। यार ये वाला भाई सुनो, ये सुनो भाई, अरे सुन लो भाई, ये वाला हम भी व्हाट्सएप पे पढ़ के आए थे एक दिन। मुझे नहीं मालूम, इतना मुझको कोई भेजा था हमको भी। इतना मुझको मालूम है कि तब से 2014 से गरीब हो गए हैं, तब से सब बेरोजगारी फैल गई है। 44,000 से ज़्यादा मकान फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। मैंने नहीं बनवाए, किसी ना किसी लेबर ने तो बनवाए होंगे, उसको रोजगार मिला। सबको 1-1 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए, सबको 1-1 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए। जो आई है वो तो पूरा कर दे सरकार। अरे ये जो जितने भी 5 एक्सप्रेस वे बने हैं, उनमें क्या लेबर है नहीं? उन पे भी कोई ना कोई लेबर काम कर रही है। 20-25 हजार रुपए की। इससे पहले ठेले वाले नहीं चलते थे, यहाँ पे हवाई जहाज उतरता था, सीधा ऊपर से आया हवाई जहाज उतरता था। अब इस पर केवल गाड़ियाँ चल रही हैं। उससे पहले कोई बेरोजगार नहीं था भाई साहब। मेरे बाबा बताते थे ये बात कि हवाई जहाज नहीं। एक मिनट बात आती है रोजगार की। अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो, आपने बोलिया हमें भी बोलने दो। हाँ धन्यवाद। बात आती है रोजगार की। 2014 से पहले की अगर बात करते हैं और 2014 के बाद की बात करते हैं, जो तेल था वो 90, 70, 80, 85 डबल से ट्रिपल हो गया। सुनिएगा नहीं सुन लीजिए। आपने बोल लिया, मैंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ ना। अब मुझे बोलन दो, मुझे बोलन तो दो। अब बात आती है महंगाई की, आप कह रहे हैं, या बात आती है रोजगार की। ये हकीकत है, दिल पर हाथ रख के बताना सत्य है। यूपी जोड़ तो पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान में क्या रोजगार मिल रहा है कहीं? पूरे हिंदुस्तान कहीं रोजगार मिल रहा है? अरे यार क्या बात, किसका डीएम थे? नहीं गलत।
नहीं, कहाँ से पैदा हो गया, कहाँ से पैदा हो गया, किसने पैदा कर दिया? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको चलिए, आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।